है। पहले ये बताएं कि पिछला जो बजट हमने पेश किया था उसमें कितना हमने खर्च किया। यूनिफॉर्म है उसमें से पैसा काटा जा रहा है, दूसरी ओर खिचड़ी कट रही है। ये कह रहे हैं हम खिचड़ी काट नहीं कटनी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामोता। आप देख रहे हो रूरल न्यूज इंडिया। आज हम 16वीं विधानसभा का जो बजट पारित हुआ है, अपने वित्त मंत्री या कहें कि डिप्टी सीएम दिया कुमार ने जो बजट पेश किया है उसके संदर्भ में वार्तालाप करते हैं। क्या बजट की कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं छात्र नेता, युवा नेता के रूप में जाने जाने वाले संघर्षशील डॉक्टर राम सिंह सामोता। तो सर, सबसे पहले आज का जो बजट जारी किया आपने देखा, समाचार पत्रों में देखा, पीडीएफ में देखा, उसके लिए आप क्या कहोगे? एक लाइन क्या है आपकी? देखिए, ये बजट ऊंट के मुंह में जीरा समान है। 3 घंटे तक बजट पढ़ा गया, जिसमें 3 लाइनें काम की है, जिसको हम कह सकते हैं काम की, कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन पता नहीं कैसे कर देंगे। घोषणा हुई है केवल। हाँ। ठीक है। इसमें आप सबसे पहले युवाओं की बात करें तो युवाओं को भर्ती देने की बात थी। कुछ संविदा के पद जोड़े गए, होमगार्ड के पद जोड़े गए। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जहां भर्तियों का आस टिकाई नजर थे कि बहुत बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, शिक्षक भर्ती या अन्य प्रकार की राजस्थान की भर्तियां। देखिए, संविदा कोई भर्ती नहीं होती है। पहली बात तो संविदा का मतलब यही होता है कि किस प्रकार से आरक्षण को खत्म किया जाए, किस प्रकार से युवा जो मानसिकता है, जो देश के निर्माण में योगदान दे सकती है, उनको भ्रष्टाचार के जंजाल में कैसे फंसाया जाए, और किस प्रकार से उनकी क्षमता है उनका उपयोग नहीं किया जाए, उनको डर की भावना से, रह सुरक्षा की भावना से नौकरी रोजगार दिया जाए। इसलिए संविदा का जो सिस्टम है, जो कर्मचारियों का जो भर्ती का जो माध्यम है, उसको बंद करना चाहिए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ संविदा पे चलने वाली सरकार साबित हो रही है, जिस प्रकार से उन्होंने संविदा पे भर्तियां दी है, क्योंकि पर्ची की सरकार है। तो संविदा पर ये है कि पता नहीं कब पर्ची आ जाए और कब बदला जाए। अच्छा, ये रहा। और उच्च शिक्षा में भी कुछ भर्तियों का कहीं अंदेशा नजर नहीं आया, उसके लिए क्या कहेंगे? हालांकि जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें 400 450 पद निकाले हैं। और बाकी और क्या कहना है इसमें युवाओं के लिए? अब देखिए, उच्च शिक्षा में तो पूरा ही अग्निवीर की तर्ज पर शिक्षा वीर योजना मॉडल इन्होंने अपना पेश कर दिया है, गुजरात मॉडल। इसमें सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जाएगा लोगों का। इसके अलावा कोई उनके पास में कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्रदेश भर के तमाम कॉलेज शिक्षा के शिक्षक और लगे हुए नेट सेट पीएचडी डिग्रीधारी उस योजना का विरोध करें, लेकिन सरकार ने उस योजना को वापस नहीं लिया, और बजट में उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की बात नहीं है। कोई नए महाविद्यालयों में परमानेंट फैकल्टी लगाने के लिए कोई योजना, कोई भर्ती इन्होंने लॉन्च नहीं की है। प्रदेश के लगभग जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनमें लगभग 60% पद रिक्त हैं। 10 विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जिनमें एक भी स्थायी भर्ती नहीं है। कहीं अम्बेडकर सेंटर बंद हो रहा है, कहीं एसटी एससी सेल को मर्ज किया जा रहा है, ओबीसी की बालिकाओं की स्कूटी नहीं मिल रही है, एसटी एससी ओबीसी एमबीसी के छात्र छात्राओं को फेलोशिप नहीं मिल रही है, और ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल कैटेगरी के और ओबीसी वर्ग के बच्चों की जो यूनिफॉर्म है उसमें से पैसा काटा जा रहा है। 2 साल से स्कूटियां मिल नहीं रही है, जिनको मिलनी थी उनको भी नहीं मिल रही है। और 1 लाख का जो कैलेंडर इन्होंने जारी किया था वो पिछला कैलेंडर पूरा नहीं हुआ। लगभग 31,000 लोगों को नौकरियां दी है। ये चाहते क्या है भाई साहब? मेरे तो समझ में नहीं आ रहे राजस्थान से चाहते क्या आखिरकार। अच्छा, एक हरित राजस्थान को लेकर करोड़ों में, यानी 19 करोड़ के आसपास इन्होंने पेड़ों की जो लगाई है या फिर और घोषणाएं की हैं। तो हरित राजस्थान बन रहा है, उधर यहाँ पर बीकानेर में बड़ा आंदोलन चल रहा है, खिजड़ी बचाओ। देखिए, ये तो जनता के सामने आ चुका है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ कह रहे हैं हम सोलर का जॉइंट वेंचर बना के और सौर ऊर्जा का एक हब बनाएंगे। दूसरी ओर खिचड़ी कट रही है, ये कह रहे हैं हम खिचड़ी काट नहीं कटने देंगे, कोई कानून बनाएंगे। फिर भी रात में वो चाहे फलोदी में हो चाहे दूसरी जगह वो पेड़ कट रहे हैं। इनके मंत्री जा रहे हैं वहां सिर्फ जुमला दे के आ रहे हैं। इसके अलावा इनके पास में कोई स्थायी रणनीति नहीं है, सिर्फ एक ही काम में लगे हुए सब लोग मिलकर कि किस प्रकार से साधन संसाधनों के बंटवारे में हमारा हिस्सा ज्यादा कैसे हो, क्योंकि नैतिकता रही नहीं है। जिस डिप्टी सीएम का, उनके परिवार का उन नाम एफ-16 फाइल में आ रहा है, वो लोग तो बजट पढ़ रहे हैं। बजट पढ़ने से पहले इनको नैतिकता की दृष्टि से इस्तीफा दे देना चाहिए था, या फिर बजट किसी और व्यक्ति से पढ़ाना चाहिए था, जिससे हमारी संस्कृति और हमारी नैतिकता जिंदी रहती। जिंदी रह सके। अच्छा सर, एक ये भी है कि बहुत बड़े जो रोड मैप का एक शेड्यूल जारी किया गया है जगह जगह। तो क्या ये औद्योगिक वर्ग के लिए ही बजट साबित होगा या आम और तमाम गरीब और महिला, बच्चे, बुजुर्ग सबके लिए होगा? इसमें हालांकि बुजुर्गों बुजुर्गों के लिए 60,000 से अधिक तीर्थ यात्राओं का ऐसा
आंकलन हमको देखने को मिला? देखिए, जो इन्होंने बजट दिया है वो सारा ऐसा बजट है, सिर्फ़ आँकड़ों का खेल है। पहले ये बताएँ कि पिछला जो बजट हमने पेश किया था उसमें कितना हमने खर्च किया, किस-किस विभाग का किया, नहीं किया, और 60,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने की बात कह रहे हैं ये। अच्छी बात है, पहले तो पिछली बार वालों की जो घोषणा की थी उनका करवाया कि नहीं करवाया, इनको खुद को सोचना चाहिए। भगवान श्री राम, भगवान परमपिता परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि इनके जो कर्मों की सज़ा जनता भुगतेगी नहीं। जनता कहीं न कहीं इनसे बहुत ज़्यादा पीड़ित है और जिसकी सीमाएँ खत्म होती जा रही हैं, और ये संविदा की जो सरकार है वो कभी भी बदली जा सकती है। इससे लगभग आधा कार्यकाल सरकार का जा चुका है। अब इस बजट में और कांग्रेस का जो बजट था, इनमें क्या अंतर देखने को मिलता है? अगर देखा जाए तो बहुत सारी योजनाएं गहलोत सरकार की या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट की रही हैं। बीजेपी गवर्नमेंट भी जो योजनाएं लेके आती है, उनमें क्या अंतर देखने को मिलता है? देखिए, दोनों बजट आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करोगे तो ये आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, जो बजट का उनका जो स्ट्रक्चर रहता है, वो सामाजिक न्याय के ऊपर आधारित होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए उनकी सोच होती है। चाहे वो किसान को बिजली फ्री देना हो, चाहे बीज फ्री देना हो, युवाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का चाहे राहत देनी हो, स्थायी रोजगार की बात करनी हो, इसके अलावा फेलोशिप की घोषणाएँ करनी हो, ये सब चिरंजीवी योजना हो, इसके अलावा महिलाओं को और बुजुर्गों को पेंशन हो, महिलाओं को मोबाइल हो और राशन का किट हो, इस प्रकार की योजनाएँ कांग्रेस की पहचान है। इनकी पहचान सिर्फ़ इतनी है कि ये व्यापारियों के लिए काम करते हैं। ये सिर्फ़ डेकोरम और डेकोरेशन पे ही ध्यान देते हैं, और इनका एक ही आधार है कि किस प्रकार से जो पैसे वाला व्यक्ति है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का हम कैसे उसके लिए साधन-संसाधन तैयार कर सकते हैं, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे के वर्ग, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका शोषण कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस के दोनों का मूल अंतर है, जिसको लेकर आम पब्लिक में भी यही धारणा है, और ये हकीकत है। क्योंकि वास्तविकता से आप मुँह मोड़ सकते हो, लेकिन उसे स्वीकार आपको करना पड़ेगा। लास्ट में जो भर्तियों के घोटाले हैं, ओमार सीट अभी 4th ग्रेड में हुआ या फिर अन्य भर्तियों में हुए, अंतिम संदेश आप क्या देना चाहोगे कि जनता को इस बजट को देखकर क्या आशा और उम्मीद है, क्या लगाएँ? देखिए, उमारसीट घोटाला एसओजी कह रही है 11 साल से चल रहा था, उस पे कोई चर्चा नहीं है। प्रदेश के युवाओं का आरएसएस और आरपीएससी पे विश्वास नहीं है। ये आप किसी भी युवा से पूछ लो, लेकिन सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कह रही है कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने कर दिया। अभी आपने देखा होगा कि परसों जो कटारा हाँ, जिनको ज़मानत गिरफ्तार मिली। किया गया था, सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है, और राजस्थान सरकार इतनी लापरवाह है युवाओं के भविष्य को लेकर कि अपना डबल एजी और या फिर एजी जो होता है, पैरवी करने के लिए सरकार ने भेजा ही नहीं। सरकार ने कहा कि साहब आप तो वापस बाहर आ जाइए, और आप जितना चोरी कर सकते हैं आप चोरी कीजिए, और हमारे लोगों को थोड़ा चोरी हमें भी करवाइए, और अब हमारे बारी है तो हमारे लोगों को हम रोज़गार कैसे दे सकते हैं नौकरियों में चोरी करके, वो हम तैयार जो फ़ॉर्मूला है वो हमें भी बताइए, और हम भी चोरी करेंगे। ये है। तो ये थे हमारे साथ, इनका कहना है कि बजट जो है ऊँट के मुँह में जीरा रहा है। ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।